हेलो, हिंदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम वर्ण से जुड़े अन्य सभी महत्वपूर्ण व रोचक बिंदुओं का अध्ययन पूर्ण कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मात्रा। हम जानेंगे कि मात्रा क्या होती है, इसकी कितनी संख्या है और किस प्रकार से ये प्रयोग में लाई जाती है। तो स्वर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। एक तरह से मात्राएं जो हैं वो स्वर वर्णों का प्रतिनिधित्व करती हैं, स्वर के ही स्थान पर प्रयुक्त होती हैं। स्वर के स्थान पर प्रयुक्त होने के लिए इनके कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं और यह उन चिन्हों के माध्यम से स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, किंतु यहाँ विशेष तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दृश्य रूप में मात्राएं 10 ही होती हैं। क्यों 10 होती हैं? कि जो हमारा अ स्वर होता है ना, अ स्वर वह उदासीन होता है। जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो व्यंजन के हलंत चिन्ह का स्थान ले लेता है। उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। क एक व्यंजन है, इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। अगर अ को हटा लें तो क हलंत के साथ लिख दिया जाएगा। जैसे क, या इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है तो हलंत क से, जब हमने क से हलंत क जोड़ अ लिखा तो हमने अ को निकाल करके बाहर कर लिया और क के नीचे हलंत आ गया। जब हम इस हलंत को हटाएंगे तो इसका आशय यह हो जाएगा कि क के साथ अ जुड़ा हुआ है। सभी स्वर और उसकी मात्राएं कुछ इस प्रकार से हैं। स्वर से हम परिचित हैं पहले से ही। अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, अ। इस प्रकार से 11 स्वर हैं और मात्राओं की संख्या भी 11 मानी जाती है। लेकिन प्रश्न है कि दृश्य रूप में मात्राएं कितनी होती हैं? तो दृश्य रूप में मात्राएं 10 होती हैं। क्यों 10 होती हैं? क्योंकि अ उदासीन स्वर होता है और उसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं बना हुआ है। वह केवल व्यंजन के नीचे जो हलन का चिन्ह होता है उसका स्थान ले लेता है। तो अ के लिए कोई चिन्ह नहीं है। आ के लिए शिरोरेखा के नीचे एक खड़ी पाई है। छोटी ई के लिए बाएं साइड में एक खड़ी पाई लगाकर ऊपर से हुंडी बना दी गई है। ई के लिए दाएं साइड में खड़ी पाई, ऊपर हुंडी। ऊ के लिए बाएं साइड से, दीर्घ ऊ के लिए दाएं साइड से आकृति बनाई गई है। री के लिए नीचे एक हुक बना दिया जाता है। ए के लिए जो मात्रा चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर है। आई के लिए भी शिरोरेखा के ऊपर है। ओ के लिए भी जो मात्रा चिन्ह बना हुआ है वो खड़ी पाई के बाद शिरोरेखा के ऊपर भी जा रहा है। औ के लिए जो मात्रा चिन्ह बना हुआ है, 2 खड़ी पाई के बाद जो मात्रा चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर भी जा रहा है। तो इस प्रकार से स्वर और उसकी मात्राओं से जुड़े हुए जो चिन्ह हैं हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। मात्राओं और वर्णों की गणना करना हम सीखेंगे। किस प्रकार से मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पिछली कक्षा में हमने जान लिया है कि मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण के ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ पर केवल 2 भेद का अध्ययन करेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा प्लूत स्वर होता है। प्लूत स्वर की चर्चा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। जब ये किसी वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो इनकी
एक मात्रा गिनी जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी हमारे ह्रस्व स्वर हैं, 4 जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, उनकी केवल एक मात्रा गिनी जाती है। अगर हम मात्राओं की गणना सीख रहे हैं तो यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा गिनी जाती है। उदाहरण के लिए कलम एक शब्द है जो कि क ल म 3 अक्षरों से बना हुआ है। हलंत क जोड़ अ, हलंत ल जोड़ अ, हलंत म जोड़ अ। जब कोई मात्रा चिन्ह इसमें नहीं दिख रहा है, मात्रा चिन्हों से हम परिचित हो चुके हैं किस किस प्रकार की मात्रा चिन्ह होती है। तो जब इनमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, आशय यह है कि हलंत के स्थान पर आ स्वर जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। कलम शब्द में 3 मात्राएं हैं, क ल म, सभी में अ स्वर जुड़ा हुआ है। अ ह्रस्व स्वर है और सभी ह्रस्व स्वरों की एक मात्रा गिनी जाती है। 3 बार अ स्वर प्रयुक्त होकर मात्राओं की संख्या भी 3 हो गई है। तो यह जो उदाहरण हमने देखा कलम शब्द, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो 3 मात्राएं हैं। दीर्घ स्वर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर से जुड़ी हुई बातें मात्राओं के संदर्भ में वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7 मात्राएं, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। 4 यहाँ आ गए तो बचे 7 यहाँ पर आ गए। जब ये किसी वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। किस प्रकार से? उदाहरण में देख लेते हैं। बालिका एक शब्द है। अब हम इसका शाब्दिक विच्छेद करते हैं। शाब्दिक विच्छेद से आशय है कि स्वर और व्यंजन सबको अलग अलग करके लिख लेना है। तो ब में आ की मात्रा जुड़ी हुई है। हलंत ब जोड़ अ। ल में छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है। हलंत ल जोड़ ई। क में आ की मात्रा जुड़ी हुई है। हलंत क जोड़ अ। इस प्रकार से हमने इसका शाब्दिक विच्छेद कर लिया। शाब्दिक विच्छेद करने के बाद हम देखेंगे कि जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। आ, छोटी ई, आ। हम जानते हैं कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने दीर्घ स्वर की पहचान कर ली। 2 हमारे दीर्घ स्वर हैं और जो ह्रस्व स्वर होता है उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। यहाँ हमने ह्रस्व स्वर की भी पहचान कर ली। 2 और 2 4 और 1 5। इस प्रकार से जो बालिका शब्द है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। वर्णों की गणना सीखेंगे हम। पहले हमने मात्राओं की गणना सीखी, अब हम वर्णों की गणना सीखेंगे। वर्णों की गणना के संदर्भ में एक नियम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में आ स्वर जुड़ा होता है तो अ की अलग से गणना नहीं की जाती है। ये जो बिंदु है उदाहरण में बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। क्यों गणना नहीं की जाती है? क्योंकि आ स्वर व्यंजन के हलंत का स्थान लेता है, उसका कोई स्वतंत्र मात्रा चिन्ह नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अ के अतिरिक्त कोई भी दूसरा स्वर व्यंजन में जुड़ा हो तो उसकी स्वतंत्र गणना की जाएगी। उदाहरण में देख लेते हैं। पहला शब्द है कलम। पीछे हमने मात्राओं की गणना सीखी है, यहाँ हम वर्णों की गणना सीख रहे हैं। दोनों में जो अंतर आएंगे उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसका भी हमने शाब्दिक विच्छेद कर लिया। शाब्दिक विच्छेद हमने व्यंजन और स्वर अलग अलग लिख लिए। हलंत क जोड़ अ, हलंत ल जोड़ अ, हलंत म जोड़ अ। अब नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में अ स्वर जुड़ा हो तो उसका गणना हम नहीं करेंगे। यहाँ हम वर्णों की गणना सीख रहे हैं और वर्णों की गणना के संदर्भ में यह नियम लागू होता है। तो अब हम इसकी गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है महिमा। हलंत म जोड़ा हलंत जोड़ ई, हलंत म जोड़ आ। अब जो अंतिम वर्ण है म,
इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि अ नहीं जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, और नियम अनुसार अ के अतिरिक्त अगर कोई स्वर आए तो उसकी गणना होगी। अ के अतिरिक्त कोई भी दूसरा स्वर व्यंजन में जुड़ा हो तो उसकी गणना होगी। इस प्रकार हम इसकी गणना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से महिमा जो शब्द है, इसमें वर्णों की कुल संख्या कितनी है? इसमें वर्णों की कुल संख्या 6 है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सिपाही, हलंत स जोड़ छोटी ई, हलंत प जोड़ आ, हलंत ह जोड़ ई, दीर्घी। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मात्राओं की जब गणना हम सीख रहे थे तो हमने जाना था कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसकी एक मात्रा गिनी जाती है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। और यहाँ पर जब कोई दीर्घ स्वर आ रहा है तो हम उसे 1 गिन रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वहाँ हमने मात्राओं की गणना सीखी थी, केवल और केवल मात्राओं की, जबकि हम यहाँ वर्णों की गणना कर रहे हैं। वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों की गणना करनी है, दोनों की संख्याएं जांचनी है कि एक शब्द के अंदर कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो बस दोनों की गिनती कर लेंगे। इन सब की पूरी गिनती हो गई, 6 है, तो कुल वर्णों की संख्या 6 हो गई। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन को स्वर रहित करना या व्यंजन को आधा लिखना। जो भी हमारे व्यंजन हैं, लेखनी में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है कि हम जानें कि व्यंजन को किस प्रकार से आधा लिखा जाता है या स्वर रहित किया जाता है। वर्तनी के संदर्भ के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं पहला नियम। वे व्यंजन जो खड़ी पाई को लांघ कर एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, उन्हें आधा लिखने के लिए जो हिस्सा खड़ी पाई को लांघ कर दूसरी ओर चला जाता है उसे घटाकर आधा कर दिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे व्यंजन की कुल संख्या 2 है। वे व्यंजन देखिए, यह है शिरोरेखा, शिरोरेखा, शिरोरेखा के नीचे खड़ी पाई, खड़ी पाई, खड़ी पाई के एक ओर से यह व्यंजन शुरू होकर दूसरी ओर चला जाता है। खड़ी पाई को लांघकर दूसरी ओर चला गया है। तो इसे स्वर रहित करने के लिए या आधा लिखने के लिए जो हिस्सा खड़ी पाई को लांघकर दूसरी ओर चला गया है, जो हिस्सा खड़ी पाई को लांघकर दूसरी ओर चला गया है, उसे घटाकर आधा कर दिया गया है। इस प्रकार से हमने इसे स्वर रहित कर लिया है, या यूँ कहिए कि हमने इन व्यंजन को आधा करके लिख लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। वे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले ही शुरू होकर पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात खड़ी पाई को लांघकर दूसरी ओर नहीं जाते हैं, उन्हें आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाकर लिख दिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्णों की कुल संख्या 22 है। लिख लेते हैं वे 22 व्यंजन कौन कौन से हैं जो खड़ी रेखा के एक ओर ही रहते हैं, दूसरी ओर लांघकर नहीं जाते हैं। व्यंजन, और फिर हम ये देखेंगे कि उन्हें आधा किस प्रकार से लिखा गया है। ख, ग, घ। अब क्योंकि ये खड़ी रेखा को लांघकर दूसरी ओर नहीं जा रहे हैं, तो नियम अनुसार खड़ी पाई को हटाकर लिख दिया जाएगा और यह आधा लिखा व्यंजन का रूप ले लेंगे। ख को आधा लिखने के लिए यहाँ जो हमें खड़ी पाई नज़र आ रही है शिरोरेखा के नीचे, हमने उसे हटा दिया और इस प्रकार से इसे आधा लिख दिया। ग के साथ भी वैसा ही है, खड़ी पाई को हटाकर लिख दिया। घ के साथ भी खड़ी पाई को हटाकर लिख दिया। आगे भी व्यंजन क्रमशः जो भी खड़ी पाई के साथ है उनका खड़ी पाई हटा करके हमने लिख दिया है आधा बनाने के लिए। आगे भी क्रमशः देख सकते हैं ध, न, प, भ, म, य, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श।
इन सभी को आधा लिखने के लिए जो भी खड़ी पाई है उसे हमने हटा करके लिख दिया है। तो पहला नियम हमने पढ़ा कि जो खड़ी पाई को लांग कर दूसरी ओर चले जाते हैं क और फ, उन्हें लिखने के लिए खड़ी पाई के बाद वाला जो हिस्सा है उसे घटाकर आधा लिख दिया है। और ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई के साथ तो लिखे गए हैं, लेकिन खड़ी पाई को लांग कर दूसरी ओर नहीं जा रहे हैं, तो इन्हें आधा लिखने के लिए या स्वर रहित करने के लिए जो खड़ी पाई है उनको खड़ी पाई को हटाकर हमने लिख दिया है। इस प्रकार से यह दूसरा नियम पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम है, वे व्यंजन जो गोल आकृति वाले होते हैं उन्हें आधा लिखने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में गोल व्यंजनों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से गोल व्यंजन हैं और उन्हें किस प्रकार से आधा लिखा है। तो ये जो है क वर्ग का पंचमा अक्षर है अंग, फिर छ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, द और ह। इन सभी गोल वर्णों को आधा लिखने के लिए हमने इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया है। नियम 4, र को रेफ वर्ण कहा जाता है। इसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। इसका उच्चारण घर्षण से होता है। र का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है। र का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पहला है र का जो वास्तविक रूप है, जैसा कि हम सामान्यतः लिखा हुआ दिखते हैं। र कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है। यह जो र का रूप है वो स्वर सहित है, यानी कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन लिखा या बोला जाता है तो वह स्वर की सहायता से लिखा या बोला जाता है। जब इसमें कोई भी स्वर की मात्रा नहीं दिख रही है, इसका आशय यह है कि यहाँ पर अ स्वर जुड़ा हुआ है, जो कि मात्रा चिन्ह के बिना हलंत के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इस स्वर से इस वर्ण से र वर्ण से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम, परम, चरण और चतुर। इसमें जो र का रूप है वो पूर्ण रूप है, आधा नहीं है, स्वर रहित नहीं है, पूरा र लिखा गया है। और सामान्यतः जो र का रूप हम परिचित हैं वही रूप यहाँ पर है। दूसरा जो र का रूप है वो कुछ इस प्रकार से है। शिरोरेखा के नीचे जो खड़ी पाई होती है उसके इस ओर तिरछी रेखा के रूप में र जुड़ता है। अब यह जो र का रूप है यह भी स्वर सहित ही है, यह भी अभी आधा नहीं है, यह भी पूरा र ही है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रकाश, ग्रहण, ब्रह्म, व्रत, क्रम। इन्हीं शब्दों में से किसी एक को लेकर के हम उसका शाब्दिक विच्छेद करके देख सकते हैं कि र किस प्रकार से पूर्ण है। तो देखते हैं, हमने एक शब्द ले लिया ग्रहण, जिसमें अगर हम इसका शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है हलंत ग जोड़ हलंत र जोड़ अ, हलंत ह जोड़ अ। यहाँ पर हलंत का चिन्ह छूट गया है, माफ कीजिए। हलंत ह जोड़ अ, हलंत न जोड़ अ। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि जो ग है, ग्रहण शब्द में जो ग है वो तो आधा है और र जो है वो पूर्ण है। तो हमने इसे किस प्रकार से लिखा, हलंत ग। हलंत ग का आशय क्या है कि वह आधा है जोड़ र। यहाँ पर भी हलंत का चिन्ह है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, मैं इसको और गाढ़ा कर देती हूँ। तो हलंत र जोड़ा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन सकती है कि पीछे हमने जाना कि किसी भी खड़ी पाई वाले व्यंजन को आधा लिखने के लिए हम खड़ी पाई को हटा कर लिख देते हैं। आप चाहे तो खड़ी पाई हटा के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हलंत चिन्ह के साथ लिखा गया है। शाब्दिक विच्छेद में जब हम व्यंजन और स्वर को अलग करते हैं तो सभी व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर शाब्दिक विच्छेद हमने किया हुआ है और ग के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया हुआ है, यह भी सही माना जाएगा। र जो है उसके नीचे भी हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। र क्योंकि पूर्ण है तो इसके नीचे हलंत चिन्ह जोड़ अ और ग आधा है। ग्रहण शब्द में समझने वाला बिंदु यही था कि जो तिरछी रेखा यह नज़र आ रही है, यह र का सूचक है, यह भी र का एक रूप है। तो र पूर्ण है और ग जो है वह आधा है। आगे बढ़ते हैं
जो गोल स्वर होते हैं, जो गोल स्वर होते हैं उनके साथ र का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यह भी देख लेते हैं। स्वर सहित होता है। यहाँ भी हमने जो र है वो तिरछी रेखा के रूप में ही लगाया हुआ है। गोल जो स्वर होते हैं, जो ट वर्ग हो गया, यहाँ पर देख लीजिए गोल स्वर, माफ़ कीजिए, गोल वर्ण जो हमने पढ़े यहाँ पर, ये सारे गोल वर्ण हैं। तो जो गोल वर्ण होते हैं उनके नीचे जब हम र लगाते हैं तिरछी रेखा के रूप में, तो इससे बने कुछ स्वर के उदाहरण देख लीजिए। ट्रक, ह्रस्व, ड्रम, द्रोणाचार्य। इन्हीं में से किसी एक का हम शाब्दिक विच्छेद करके देख लेते हैं। तो ड्रम शब्द हमने ले लिया है, हलंत ड जोड़ हलंत र जोड़ अ जोड़ हलंत म जोड़ अ। तो इस प्रकार से जो ड है ड्रम शब्द में, जो ड है वो तो आधा है और तिरछी रेखा के रूप में जो र जुड़ा हुआ है वह पूरा र है। तो यहाँ पर जब हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो हलंत र जोड़ अ लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें स्वर रहित र या किस प्रकार से र को स्वर रहित करके लिखा जाता है, यह प्रक्रिया हम जानेंगे। तो शिरोरेखा के ऊपर जब एक हुक बना दिया जाता है, शिरोरेखा के ऊपर जब एक हुक बना दिया जाता है तो इसी को ही रेफ कहा जाता है। और यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऊपर जहाँ भी हमने लिखा है सहित शब्द लिखा है, स्वर सहित, स्वर सहित, यहाँ भी स्वर सहित, अब यहाँ पर आ गया है स्वर रहित। इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण देख लीजिए। कार्य, मार्ग, गर्जन, नर्तक, पर्यटक। एक किसी शब्द का हम शाब्दिक विच्छेद कर लेते हैं। नर्तक शब्द हमने ले लिया, हलंत न जोड़ अ। यहाँ कुछ मुझसे गलती हो गई है। इस शब्द का जो हमने शाब्दिक विच्छेद किया है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुझसे एक बारीक सी गलती हो गई है। देखिए, जो नर्तक शब्द है ना, इसका जब हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो हलंत न जोड़ अ, और इसके बाद हम ये जो आधा र है जो हुक के रूप में त के ऊपर लगा हुआ है, आधा र, इसके बाद क्रम में यह आएगा। जब हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो हलंत न जोड़ अ जोड़ हलंत र आएगा और उसके पश्चात हलंत त जोड़ अ आएगा। यह जो र का क्रम यहाँ पर है, यह दरअसल यहाँ पर आना था, पहले आना था। नर्तक, तक स्वर का उच्चारण बाद में हो रहा है शब्द में, तक शब्द बाद में आ रहा है, र पहले आ रहा है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो र पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, पहले आएगा, उसके बाद हलंत क जोड़ा। यह क्रम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मैं इसे काट देती हूँ, यहाँ पर आएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हिंदी शब्दकोश है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम होता है किस प्रकार से होता है यह हम जान लेते हैं। तो इसी क्रम में देखिए, जो अनुस्वार है, सबसे पहले अनुस्वार है, उसके बाद चंद्र बिंदु है, उसके बाद विसर्ग है, फिर जो हमारे स्वर आते हैं वो सारे इसी क्रम में हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी क्रम में हिंदी शब्दकोश में जो शब्द आते हैं वो सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आएंगे और उसके बाद इसी क्रम में सारे शब्द लिखे जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं जो व्यंजन आते हैं, उसमें हलंत क के बाद जो छ आता है, जो संयुक्त व्यंजन है वह लिखा जाएगा। उसके बाद ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज के बाद ज्ञ आ जाएगा। ये जो क्रम है, जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, पिंक पेन से मैंने जिनको भी अंडरलाइन किया हुआ है, इनका जो स्थान है हिंदी शब्दकोश में वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़रूर आप ध्यान में रखें। हलंत क के बाद जिस तरह से छ आ रहा है, ज के बाद ज्ञ आ रहा है, त के बाद त्र आ रहा है, श के बाद श्र आ रहा है, बाकी सब कुछ अपने ही स्थान पर है। इन्हें किस प्रकार से क्रम के बीच में व्यवस्थित किया गया है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। प्रश्न बनता है कि शब्दकोश में प्रथम जो वर्ण है वो कौन सा आता है, तो अनुस्वार आता है। द्वितीय वर्ण कौन सा आता है, तो चंद्र बिंदु आता है। तृतीय वर्ण कौन सा आता है, विसर्ग आता है। क के बाद का वर्ण कौन सा है, छ। ज के बाद कौन सा वर्ण है, ज्ञ। त के बाद कौन सा वर्ण है, त्र। श के बाद कौन सा वर्ण है, तो श्र। अब हम देख लेते हैं कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है।
शब्दों का क्रम किस प्रकार से लगाया जाता है यह हम सीख लेते हैं। जो भी शब्द हमें दिया रहता है कि 3 या 4 जो भी हमें शब्द दिए रहते हैं कि इन्हें हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले हम उन शब्दों का शाब्दिक विच्छेद कर लेंगे, यानी कि व्यंजन और स्वर अलग अलग करके लिख लेंगे। तो देखते हैं, पहला जो है प्रश्न जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, बंदर, तोता, कबूतर, मैना। इन सब का हम शाब्दिक विच्छेद कर लेते हैं। बंदर शब्द, तोता शब्द, कबूतर शब्द, मैना शब्द, इन सब का हम शाब्दिक विच्छेद कर लेते हैं। शाब्दिक विच्छेद करने के बाद कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा, स्वर और व्यंजन अलग अलग हमें प्राप्त हो जाएंगे। बंदर शब्द में हम देखते हैं हलंत ब जोड़ अ जोड़ अंग जोड़ हलंत द जोड़ अ जोड़ र हलंत र जोड़ अ। इस प्रकार से हमने बंदर शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर लिया है, तोता शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर लिया, कबूतर शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर लिया, मैना शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर लिया। यहाँ पर जो समझने वाला बिंदु है, जो मैं आपको अपनी ओर से ज़रूर बताना चाहूँगी और आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, वो शब्द है बंदर। बंदर शब्द का जब हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि हलंत ब जोड़ अ और उसके बाद अंग आता है, यानी कि जो क वर्ग का पंचमाक्षर है वह यहाँ पर आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि ऊपर जो बिंदी लगती है वो अनुस्वार होती है, लेकिन पिछली कक्षाओं को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो वहाँ एक बारीक सी बात यह भी है कि जो अनुस्वार हैं वो तत्सम शब्दों के साथ आते हैं और जो चंद्रबिंदु है वो तद्भव शब्दों के साथ आता है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जहाँ अनुनासिक का प्रयोग होता है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी का प्रयोग होता है, वे शब्द तत्सम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बंदर शब्द है वो तद्भव शब्द है, यानी कि इसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वो अनुनासिक तो नहीं हो सकती है। अनुनासिक हुई तो शब्द तत्सम होना चाहिए। ऐसे में फिर यह बिंदु क्या है, तो हम जानते हैं कि पंचमा अक्षर जो बिंदु होता है, इसके बारे में हम पूर्व पढ़ चुके हैं। तो जो पंचमा अक्षर बिंदु होता है वह भी शिरोरेखा के ऊपर ही अंकित होता है। तो चूंकि यह एक तद्भव शब्द है, इसलिए यह जो बिंदी है वो पंचमाक्षर है और पंचमाक्षर यानी कि क वर्ग का 5वां अक्षर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने अंगा लिखा है। तो इसका शाब्दिक विच्छेद जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्णमाला शब्दकोश में, माफ कीजिए, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा अक्षर या व्यंजन आएगा, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्वर है, उसके बाद व्यंजन है। यहाँ पर कोई भी स्वर तो सबसे पहले नहीं आया है, व्यंजन आया है। तो व्यंजन का क्रम क्या है, व्यंजन का क्रम सबसे पहले क है। यहाँ पर भी एक शब्द है कबूतर, ठीक है, कबूतर, क जोड़ अ। अब हम देखते हैं कि क्या क के बाद वाला हम देखेंगे कि क के बाद वाला व्यंजन कौन सा है इनमें, क के बाद वाला व्यंजन इसी क्रम में पहले वाले अक्षर में ही। तो क के बाद कौन सा आ जाएगा, क के बाद त आ जाएगा। त के बाद कौन सा आ जाएगा, त के बाद हलंत ब आ जाएगा। हलंत ब के बाद कौन सा आ जाएगा, हलंत म आ जाएगा। तो यहाँ जो पहला व्यंजन है, जो पहले शब्द के, प्रत्येक शब्द के जो पहला व्यंजन है प्रत्येक शब्द का, उसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित होगा और हम इसका उत्तर निकाल लेते हैं। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि क्रम में सबसे पहले क हलंत क वाला शब्द आएगा, उसके बाद हलंत त वाला शब्द आएगा, उसके बाद हलंत ब वाला शब्द आएगा और उसके बाद हलंत म वाला शब्द आएगा। उसी क्रम में हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा पिछले वाले की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको आगे और बिंदुओं को समझने में मदद करेगा। शब्द है ममता, मोही, मोहन, मोहिनी, मधुकर। इनका भी हमने शाब्दिक विच्छेद कर लिया। शाब्दिक विच्छेद करने का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कई उदाहरण पीछे से अब तक हम देख चुके हैं। तो ममता शब्द का हमने शाब्दिक विच्छेद कर लिया, हलंत म जोड़ अ, हलंत म जोड़ अ, हलंत त जोड़ आ, ममता शब्द का। मोहन का हलंत म जोड़ ओ, हलंत ह जोड़ अ, हलंत न जोड़ अ, मोहन शब्द का शाब्दिक विच्छेद हो गया। मोहिनी शब्द का शाब्दिक विच्छेद, हलंत म जोड़ ओ, हलंत ह जोड़ हरस्वई, हलंत न जोड़ दीर्घी।
इस प्रकार से मोहिनी शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर लिया। मधुकर का भी कर लेते हैं। हलंत म जोड़ अ जोड़ हलंत ध जोड़ हलंत माफ कीजिए दीर्घ माफ कीजिए ह्रस्व उ जोड़ हलंत क जोड़ अ जोड़ हलंत र जोड़ अ। इस प्रकार से हमने चारों जो शब्द दिए गए हैं उसका शाब्दिक विच्छेद कर लिया। अब हम देखेंगे कि इन शब्दों को किस प्रकार से शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो शब्दकोश में हमें शब्दकोश का क्रम ज्ञात है कि स्वर और स्वर के बाद व्यंजन। स्वर में सबसे पहले अनुस्वर और उसके बाद व्यंजनों का क्रम देखें तो सबसे पहले हलंत का। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ जांचेंगे कि सबसे पहले क्या है और सबसे आखिर में क्या है। तो प्रत्येक जो शब्द है वो म से आरंभ हो रहा है। शब्द विच्छेद कर लेने के बाद, वर्ण विच्छेद कर लेने के बाद, हाँ यहाँ पर एक बिंदु और ध्यान में रखिए कि जो मैं कह रही हूँ कि शाब्दिक विच्छेद कर लेते हैं। शाब्दिक विच्छेद का एक और नाम वर्ण विच्छेद भी है। तो आपसे कहें कि शब्द विच्छेद कर लीजिए या वर्ण विच्छेद कीजिए तो बात एक ही है। आपको दोनों ही कंडीशन में शब्द का जो स्वर और व्यंजन है उसे अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतीक में हलंत म आ रहा है। तो हलंत म के बाद वाला देखेंगे। अ है यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आ है। तो जाहिर सी बात है कि हलंत म के बाद ओ से पहले अ आएगा। तो अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में ममता और मधुकर में देखेंगे अगला वर्ण कौन सा है। तो हलंत म है यहाँ पर और यहाँ पर हलंत ध है। हलंत ध और हलंत म में कौन पहले आएगा। तो हलंत ध पहले आएगा और हलंत म बाद में आएगा। इस प्रकार से मधुकर और ममता का क्रम सुनिश्चित हो गया कि मधुकर पहले आएगा और ममता शब्द बाद में आएगा। बचे हुए दो शब्द देख लेंगे, मोहन और मोहिनी। हलंत म दोनों में ही है, ओ और ओ दोनों में ही है, ह और ह दोनों में ही है। जब तक समान मिलते रहेंगे हम इस बात को तय नहीं कर सकते हैं कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। इस तरह से हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। तो मोहन में हम देखते हैं कि अब अ आ गया है और मोहिनी में ई आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि पहले अ आएगा क्रम में और बाद में ह्रस्व ई आएगा। तो इस तरह से मोहन पहले लिखेंगे और मोहिनी बाद में। इस तरह से सारे शब्दों का क्रम सुनिश्चित कर लेंगे। आज की इस एजुकेशनल वीडियो के साथ हमने व्याकरण का पहला अंग वर्ण का अध्ययन पूरा कर लिया है। अपनी इस वीडियो में हम माफ़ कीजिए गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है बहुत बार। तो अपनी इस वीडियो में हम वर्ण की चर्चा पूरी कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम व्याकरण के दूसरे अंग शब्द की चर्चा आरंभ करेंगे। आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।